हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस में मिशन बुनियाद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था। तो आज हम उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस जो है आज के वीडियो में देखेंगे, इन पर विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इन सॉल्यूशंस को आप ध्यान से देखें ताकि आपके आने वाले बुनियाद के पेपर में आपको सहायता मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला प्रश्न था कि एक वस्तु पर 840 रुपए अंकित है और वह 714 रुपए में बिका है। तो आपको छूट परसेंटेज यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज बताना था। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस था वो था 840 रुपए। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो था 714 रुपए। तो छूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप 840 में से 714 को घटा देंगे तो हमारे पास छूट जो है वो आ गई 126 रुपए। अब आपको छूट यानी कि डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में बताना था। तो छूट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है छूट यानी कि डिस्काउंट बटा में अंकित मूल्य गुना में 100। ठीक है, तो यहाँ से आपने छूट 126 बटा में अंकित मूल्य आपका था 840 रुपए गुना में आ गया 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 15%। तो यानी कि जो आपका डिस्काउंट है यानी कि जो छूट है वो आपका आ गया 15%। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वस्तु की कीमत 15,500 रुपए थी और इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च हुए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो आपको विक्रय मूल्य बताना है कि कितना रहेगा। तो कुल लागत बना लेंगे पहले हम। जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बनेगा जितने में वस्तु खरीदी गई थी या उसकी जो कीमत थी प्लस उस पर जो खर्चा हुआ है यानी कि उसकी मरम्मत पर जो लगे हैं। तो टोटल करने से आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बन जाएगा 16,000 रुपए। इस पर लाभ कितना हुआ था? 15% का। तो जो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जब सेलिंग प्राइस को हमें निकालना हो और कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब आप इसको देख सकते हैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 16,000 तो है कॉस्ट प्राइस गुना में 1 प्लस लाभ परसेंटेज कितना था? 15%। तो 15% को हम लिखेंगे 15 बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 18,400 रुपए। देखिए, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे और इसको जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आपको डायरेक्ट हेल्प हो जाएगी आंसर निकालने में। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे तो आप डायरेक्ट जो है सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। राकेश एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो यह 4 दिनों में कितना काम कर सकता है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राकेश जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/20। ठीक है, एक दिन में 1/20 काम करेगा तो 4 दिन में कितना करेगा? 1/20 गुना में 4 और ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि राकेश 4 दिनों में कितना काम कर सकता है? 1/5 हिस्सा काम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोहन 6 दिनों से एक पेंटिंग का 1/3 भाग बनाता है तो पेंटिंग को पूरी करने में उसे कितने दिन लगेंगे? अब आप यहाँ से देख लीजिए कि 1/3 भाग बनाने में उसे कितना समय लगा? 6 दिन का। तो पूरी एक पेंटिंग बनाने में समय कितना लगेगा? 6 गुना में 3।
यानी कि 18 दिन। ठीक है, तो उसे टोटल कितने टाइम लगेगा? उसे लगेंगे 18 दिन उस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 1/5 काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है। 1/5 काम को वो 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से वो 12 गुना 5 बराबर 60 दिनों में करेगा। ठीक है, 1/5 काम को वो 12 दिनों में करता है, तो पूरा एक काम वो 60 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 1/20 काम करते हैं। ठीक है, ए और बी जब दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में वो 1/20 हिस्सा जो है वो काम का वो करते हैं। और बी का अकेले का काम फिर कितना रहेगा? जो दोनों मिलकर काम करते हैं यानी कि 1/20 माइनस ए जो अकेला काम को पूरा करता है यानी कि 1/60। तो ये आ जाएगा 3/60 यानी कि 1/30। तो 1/30 आ गया बी का अकेले का काम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बी अकेला फिर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका मतलब 30 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम उन तीनों की टोटल उम्र निकाल लेते हैं। तो तीनों की टोटल उम्र कितनी थी? औसत उम्र 60 थी। तो 60 को अगर 3 से गुना कर देंगे हम, तो क्या है, उनकी तीनों की कुल आयु आ जाएगी। तो 60 गुना 3 ये आ गया 180 वर्ष। 180 वर्ष जो है उन तीनों व्यक्तियों की मिलाकर उम्र है टोटल। ठीक है, अब जो रेशो में दी हुई है तो उनको हमने मान लिया 2x, 3x और 4x। ये उन तीनों की अलग अलग उम्र है, एज है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों का जो टोटल है वो हमारा आना चाहिए 180 के बराबर, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा 9x बराबर 180 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी उम्र थी 2x, तो x हमने निकाल दिया 20। तो 2 × 20 यानी कि सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र तो आ गई 40 वर्ष। इसी तरीके से उससे बड़े की उम्र आ गई हमारे पास, जो सबसे बड़ा है, सॉरी 4x था वो, तो बड़े की उम्र 4 × x यानी कि 4 × 20, उसकी उम्र आ गई 80 वर्ष। तो जो सबसे बड़ा है उसकी उम्र है 80 वर्ष, सबसे छोटा है उसकी है 40 वर्ष। तो 80 माइनस 40, उनकी एज का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 40 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। ए अकेला इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, कि वो 1/3 भाग जो है काम का उसको 15 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम, पूरा जो एक काम है वो करेगा वो 15 गुणा में 3 यानी कि 45 दिनों में। ठीक है, अब ए और बी मिलकर एक दिन में काम करते हैं 1/25। बी अकेले का काम कैसे आएगा फिर, कि जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं माइनस में ए का अकेले का काम। तो बी का अकेले का काम कैसे निकलेगा? 1/25 माइनस 1/45। तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके पॉइंटों में आएगा 1/56.25। तो बी का अकेले का काम क्या आ जाएगा? इसको हम रिवर्स कर देंगे 56 दिन। ठीक है, और राउंड फिगर में लेंगे तो 56.25 को हम 56 यानी कि 56 दिन ही मानेंगे, क्योंकि दिन कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा, तो आप इसको 56 ही मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? बी अकेला 56 दिनों के अंदर जो है उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, वर्ग अंतराल 20 से 25 और 30 से 35 की आवृत्तियों के बीच का अंतर है।
इसमें ये यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार बोलकर कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर दिया गया था कि एक हमें एक टेबल दी गई थी जिसके अंदर जो है एज इंटरवल था और नंबर ऑफ पर्सन्स थे। 15 से 20 की उम्र के एज ग्रुप के अंदर टोटल पर्सन थे 12। 15 से, एक सेकेंड, 15 से 20 के लिए थे 12 पर्सन। उसके बाद 20 से 25 के लिए, 20 से 25 के एज ग्रुप में थे 20 20 लोग। और इस तरह से 25 से 30 के लिए 42 लोग। 30 से 35 के एज ग्रुप के बीच में फिर से 20 लोग। और 35 से 40 के बीच में थे 6 लोग। तो आपको बताना था कि वर्ग अंतराल 20 से 25 और 30 से 35 की आवृत्तियों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 20 से 25 की आवृत्ति थी 20 और 30 से 35 की आवृत्ति भी थी 20। तो इन दोनों का जो अंतर निकालना था हमें, क्योंकि दोनों का आवृत्तियों की संख्या सेम थी 20 और 20, तो दोनों की आवृत्तियों का अंतर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती हैं, तो 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार करती हैं। तो हम निकालेंगे कि एक लड़की 1 घंटे में तैयार करेंगे 135 बटा में 9 गुना 3 यानी कि 5 मालाएं। ठीक है, तो 1 घंटे में 270 मालाएं बनाने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी, 270 बटा में 5। ठीक है, यानी कि टोटल 54 लड़कियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अनिल एक काम को 5 दिनों में और अंकुर 4 दिनों में कर सकता है। उन्हें वही कार्य करने में कितना समय लगेगा यदि वे एक साथ काम करें। तो अनिल एक काम को 5 दिन में कर रहा था, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5। अंकुर उस काम को 4 दिन में कर रहा था, तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/4। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/5 प्लस 1/4 यानी कि 9/20। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था कि वो साथ मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा उनको, 20/9 यानी कि 2.22 दिन, 2.22 दिन। इसको हम फिर से पूरा राउंड फिगर के अंदर लेंगे, क्योंकि डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता। तो आप इसको जो है सिंपली 2 डेज जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए अब हम मान लेते हैं अनुपात के हिसाब से। सबसे पहले कुल अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो 8:5 था, तो यानी कि टोटल रेशियो आ जाएगा 8 + 5 = 13। लड़कियां कितनी थी टोटल, 160। तो जो 5x है हमारा, यानी कि x मान लेते हैं हम टोटल। ठीक है, तो 8x और 5x बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 5x = 160 आ जाएगा, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो हमारी 160 है, यानी कि जो रेशियो है 8:5, उसके अंदर जो 5 है वो लड़कियों को डिनोट कर रहा है। तो 5x ले लिया हमने, 5x = आ गया 160। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32। x 32 आ गया, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 8x। तो 8 × 32 यानी कि 256 क्या आ गए लड़के। तो अब टोटल गर्ल्स और बॉयज की टोटल जो है कितना हो जाएगा, 256 प्लस 256 बॉयज प्लस 160 गर्ल्स = आ गया हमारा टोटल 416 यानी कि 416। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा।
तो आपको बतानी है कि ए की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या है। चलिए, हमने मान लिया पहले ए की वर्तमान आयु कितनी है 3x, ठीक है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है 8x। क्योंकि उनकी रेशो में एज दी हुई थी तो हमने उसको सिंपल x के साथ कन्वर्ट कर दिया कि a की प्रेजेंट एज आ गई 3x, b की प्रेजेंट एज आ गई 8x, ठीक है। अब 6 साल बाद उन्होंने क्या कहा, 6 साल बाद a की आयु तो हो जाएगी 3x प्लस 6 और b की हो जाएगी 8x प्लस 6। अब इन दोनों का रेशो क्या दिया है 6 साल बाद 4:9, यानी कि 3x प्लस 6 अपॉन 8x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 के। यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने ये किया 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। इसको जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 x की वैल्यू आने से अब जो a की हमने स्टार्टिंग में एज मानी थी वो कितनी थी 3x, तो 3 इंटू में x की जगह 6 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 ईयर्स। तो a की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और जुड़ जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें काम के लिए कुल आदमी कितने हैं और दिन कितने हैं। तो काम के लिए कुल आदमी थे 8, दिन थे 40। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया इनकी मल्टीप्लिकेशन से 320 आदमी दिन बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कि 10 आदमी जो है काम करेंगे तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया, पहले उन 8 आदमियों से हमने टोटल दिन कितने निकाले थे कि 320 दिन के अंदर वो पूरा करेंगे काम को, ठीक है। अब उनके साथ 8 के साथ 2 और जुड़ गए तो वो टोटल हो गए 10 आदमी। तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 320 बटा में 10, यानी कि जितना काम करने में 8 आदमियों ने टाइम लिया था उसके डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 32 दिन, ठीक है। तो यानी कि वो 32 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 गायें एक खेत को 12 दिनों में चर सकती हैं तो उसी खेत को 9 दिनों में कितनी गायें चर लेंगी। तो गायों और जो दिनों का मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहेगा, तो इसलिए 45 गुना 12 बराबर होगा x गुना में 9, यानी कि 45 गायें जो 12 दिनों में चर रही हैं वो बराबर होगा 9 गुना में कितनी गायें जो चर लेंगी उसको हमने मान लिया x। तो जब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60। तो यानी कि 9 गायें उसी खेत को 60 दिन के अंदर चर लेंगी। यहाँ देखिए हमने इस चीज को बराबर इसलिए रखा था क्योंकि जो गायों का जो चरने के लिए एरिया है वो जगह सेम ही है, उसी सेम जगह के लिए उसी खेत के लिए जो है हमें बताना था कि कितनी गायें उसको 9 दिन में चर लेंगी। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 श्रमिकों को एक कार्य पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं और 15 श्रमिकों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें भी वही सेम चीज करेंगे हम कि 12 गुना 4 बराबर रहेगा 15 गुना में x, क्योंकि इसमें भी एक सेम ही काम की हम बात कर रहे हैं। तो जितने दिन में 12 लोग जो है 4 दिन में कर रहे हैं तो 12 गुना 4 वो बराबर होगा उसी काम के लिए, सेम काम के लिए 15 गुना में x। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 आवर्स 12 मिनट, यानी कि 3 घंटे 12 मिनट के अंदर 15 श्रमिक जो है उस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 145 अंक मिलते हैं और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है।
तो हमें बताने हैं कि अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है x। तो 36% जो होगा अंक का वो बन जाएगा 0.36x। ठीक है, यानी कि x गुना में 36/100 सो करेंगे तो ये बन जाएगा 0.36x। अब जो 145 प्लस 35 यानी कि उसको 145 अंक तो वह मिले हैं उस बच्चे को और 35 अंक से वो फेल हुआ, तो टोटल 145 प्लस 35 ये किसके बराबर होगा? 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ये तो उसको प्राप्त करने के लिए बोला गया था। और किसका 36%? एक्स का 36% होगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर ये आ जाएगा 0.36 एक्स के बराबर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। तो उसको टोटल कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 500 मार्क्स। जो अधिकतम मार्क्स हैं वो हमारे वो रहेंगे 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 रुपए में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय का भाग का नुकसान होता है। अपने व्यय का, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन हमारा जो है शायद कंप्लीट नहीं आया इसमें। यहाँ पूरी स्टेटमेंट है 144 रुपए में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय का 1/7 भाग का नुकसान होता है। ठीक है, तो यदि इसे ₹189 में बेचा जाता है तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम मान लेते हैं कि शर्ट का जो लागत मूल्य है वो है x। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है x। लाभ हमें निकालना है, उसने लाभ में बेचा है, लाभ प्रतिशत निकालनी है तो उसके लिए लाभ निकालेंगे। लाभ का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बटा में लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। ठीक है, यानी कि ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपका आ जाएगा इससे तो लाभ। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका जो पूरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बटा में कॉस्ट प्राइस और इसके गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला से जो है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो लाभ है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब शर्ट 144 में बेची जाती है तो उसे 1/4 की हानि होती है। यहाँ से क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो कैसे आ जाएगा कि 144 उसका सेलिंग प्राइस है, गुना में हानि कितनी थी उसकी? 1/4 की हानि थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया ये, और 144 गुना में 4/3। ठीक है, ये उसका जो हमने लाभ निकाला था। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, ये थोड़ा गलत दिया गया है यहाँ, एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं आई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेन को 48 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस पेन का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमने मान लिया कि जो पेन का लागत मूल्य वो है C, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका C ले लिया हमने। 20% की हानि है कॉस्ट प्राइस यानी कि C के ऊपर, तो ये बनेगा हमारा 48 गुना में 100 बटा में 80। अब ये किस तरीके से बना आप देख लीजिए। जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि 48 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो लॉस हमारा था 20%, तो 100 माइनस लॉस 20, ये आ गया 80। तो जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 60 रुपीज। अब आपको इस 60 रुपीज पे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए वो निकालना है। तो इसी तरीके से सेलिंग प्राइस के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो रहेगा कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा 72 रुपीज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आय और व्यय का अनुपात 7:5 है, 7:5 है। आय अगर 50% बढ़ जाती है और व्यय यानी कि जो खर्चा है वो 20% कम हो जाता है, यदि प्रारंभिक व्यय ₹15,000 है तो अंतिम बचत है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो व्यय यानी कि जो खर्च है वो है 15,000 रुपए। तो आय क्या है उसका 7:5 जो अनुपात था ना आय का और व्यय का, यानी कि आय थी इसमें से 7वां हिस्सा और व्यय है 5वां हिस्सा। तो जो टोटल आय है वो कितनी निकल जाएगी हमारी 15,000 गुना में 7/5 यानी कि 21,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जो नया व्यय है वो क्या था उसका, आय 50% बढ़ जाती है और व्यय जो है 20% कम हो जाता है। तो नया व्यय जो निकालेंगे वो रहेगा 15,000, जो हमारी प्रारंभिक व्यय था, खर्चा था 15,000 गुना 20% उसने कहा था खर्चा कम हो जाता है। तो 20% कम का होने का मतलब है कि 100 में से 80% लग रहा है, तो 80/100। तो ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपये जो आ गया नया व्यय। इसी तरीके से अगर नई आय निकालनी है तो वो क्या होगा, 21,000 जो हमारा टोटल था आय का, गुना में 50% आय बढ़ गई, तो यानी कि 100 + 50/100, 150/100 आ गया, गुना में 21,000। तो आपका नई जो आय है वो आ गई 31,500 रुपए। अब बताना है आपको अंतिम बचत। तो अंतिम बचत क्या होगी, जो नया आय आई हमारी 31,500 में से नया व्यय जो था, खर्च था, वो जब घटाएंगे हम उसको, तो हमारे पास अंतिम बचत जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल इनकम में से जो हमने नया जो एक्सपेंडिचर बना उसको घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया अंतिम बचत 19,500 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 किलो का लागत मूल्य 3 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। हमने ले लिया लागत मूल्य है वो बराबर है 5 किलो का मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो है 3 किलो का मूल्य। ठीक है। तो यहाँ से जब लाभ निकालेंगे हम, लागत मूल्य यानी कि हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो जो लाभ है वो कैसे निकलेगा, लाभ होता है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो इससे लाभ निकलेगा, और जब उसको प्रतिशत में लाना है तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस गुना में 100। ठीक है। इससे क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बटा में 100 गुना में, सॉरी परसेंटेज तो हम यहाँ निकाल ही रहे हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ लाभ निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो इससे क्या है, आप जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस था जो कि 3 किलो का मूल्य था। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या था, 5 किलो का मूल्य। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपने यहाँ क्या ले लिया, 3 - 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इंटू में 100। तो 5 तो जो था हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस हो गया, 3 क्या था सेलिंग प्राइस। ठीक है। और 5 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 33.33%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है और विपन 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 9100 रुपये उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी धनराशियां बराबर हो जाएंगी। तो हमने देखा कि अमन और विपन की ब्याज की दरें और जो उनका मुख्य धन है वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ब्याज की दरें यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो टोटल अमाउंट है उनका जो उन्होंने बोरो किया है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो उनकी धनराशियां बराबर होने के लिए जो उनका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसका जो टोटल है वो सेम होना चाहिए।
अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ब्रैकेट में प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ जो हमने ए अमाउंट है वो टोटल राशि होती है, पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर ब्याज की दर और टी समय। तो अमन का ब्याज कितना बनेगा, 8,000 उसका प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 8,000 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 गुना में टी टाइम डिवाइडेड बाय 100। और इसी तरीके से विपिन का हमने बना लिया। अब ये दोनों जो है बराबर होंगे, ठीक है, तभी जो है हम उनकी धनराशियां, क्योंकि हमें बराबर करनी है तो ये दोनों अमाउंट को अब हम बराबर रख देंगे। बराबर रखे जब आप इसको पूरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों के बाद जो उनकी धनराशियां हैं उनका जो अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 200 रुपये होगा, तो किस राशि पर यह ब्याज होगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, राशि निकालनी है कि किस अमाउंट के ऊपर ये ब्याज जो है होगा। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका इंटरेस्ट कितना है, 210 रुपये बराबर प्रिंसिपल इंटू में 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो है कोई भी हमारा ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 4200 रुपीज। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है वो आ जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब देखिए 24 मीटर पूर्व की ओर आप जो है डायरेक्शंस बनाकर करेंगे इसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आप डायरेक्शंस बना लेंगे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसमें इसने कहा एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो वो यहाँ से 24 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर, तो फिर वो यहाँ इधर 10 मीटर चला। तो आपको बताना है कि अब वो जहाँ जिस पॉइंट से वो चला था उससे अब उसकी दूरी कितनी है। तब देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसमें हमें जो इसका हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, उसकी लंबाई निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये सुना होगा। जो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास बेस है वो है 24 मीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है वो है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 26 मीटर, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो अब है 26 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो ये है इसके अंदर हमें ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं और जो उसके अकॉर्डिंग कितने जो लोग हैं उनका सेम ब्लड ग्रुप है वो चीज दी गई है। तो ए ब्लड ग्रुप के 9 लोग हैं, बी ब्लड ग्रुप के 6 लोग हैं, ओ ब्लड ग्रुप के 12 लोग हैं और ए बी ब्लड ग्रुप के 3 लोग हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसके अंदर कि अधिकतम आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स हैं 12 हैं, तो इसका मतलब जो अधिकतम आवृत्ति है इनमें से वो ओ ब्लड ग्रुप की है और वो कितनी है, 12 है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई चीज जो ज्यादा नंबर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर दूर है। सीढ़ी दीवार तक कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? तो आप देख पा रहे हैं कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के सामने रखा गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है और जो सीढ़ी को यहाँ इस दीवार के साथ ऐसे रखा गया है, तो ये जो है इनके बीच की दूरी बन जाएगी। और ये जो दूरी दी गई है, ये सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर दूर है, तो ये दूरी हमें 9 मीटर दी गई है। और सीढ़ी की लंबाई जो है वो कितनी है? 15 मीटर। तो जो ये है ये कितना बन जाएगा? 15 मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि सीढ़ी दीवार तक कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि हमें ये जो एच हाइट है ये निकालनी होगी। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बेस 9 मीटर है, हाइपोटेन्यूज 15 मीटर है यानी कि जो कर्ण है, और हमें क्या है इसकी हाइट एच निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? एच इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले साल के 25 प्रश्नों के सॉल्यूशन जो हमने आपके साथ करे हैं। आप इनको ध्यान से देखें, इन्हें समझने की कोशिश करें और अपने प्रिपेयर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं बाकी प्रश्नों के सॉल्यूशंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।